नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे अभ्यर्थियों के सवाल भारी जनसंवाद जारी की। उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए सितंबर का महीना संघर्ष, उम्मीद और बदलाव का प्रतीक बन गया है। राज्य में पेपर लीक मामले ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि सड़कों से लेकर सचिवालय तक युवाओं की आवाज गूंज उठी है। इस आंदोलन ने न केवल सरकार को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि राज्य की भर्ती व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार प्रदर्शन, धरने और विरोध के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खुद आगे आकर निर्णायक कदम उठाना पड़ा है और पहली बार किसी पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति सरकार को करनी पड़ी है। राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को सीबीआई जांच का प्रस्ताव भेज दिया गया। अब केंद्र सरकार के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय इस पर जल्द ही अंतिम निर्णय ले सकता है। इस बीच उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय को केंद्र से समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि प्रक्रिया में कोई देरी न हो। एक और सीबीआई जांच की प्रक्रिया अपने औपचारिक रास्ते पर है, तो वहीं राज्य पुलिस की एसआईटी की जांच भी तेजी से चल रही है। इसी सिलसिले में राजधानी देहरादून में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में एक जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में परीक्षार्थियों, आंदोलनकारियों, अभिभावकों और आम जनता ने खुलकर अपनी बात रखी है। वहीं विपक्षी पार्टियों ने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ इसे खिलवाड़ बताया है और सीबीआई जांच की देरी पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा। आपको बता दें कि 21 सितंबर को यूके SSSC ने प्रदेश भर में असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, पटवारी, लेखपाल, ग्राम पंचायत, पंचायत अधिकारी समेत ग्रेजुएट लेवल के 416 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा शुरू होने के कुछ दिन बाद ही प्रश्न पत्र के कुछ पन्ने सोशल मीडिया पर लीक हो गए थे, जिसके बाद प्रदेश में हंगामा मच गया था। पुलिस ने मामले की जांच की पता चली तो आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज बहादुरपुर जट हरिद्वार से एग्जाम सेंटर से पेपर लीक हुआ था। इसी सेंटर में मुख्य आरोपी खालिद एग्जाम दे रहा था। इस सेंटर के 3 कमरों में नंबर 9, 17 और 18 में चैम्बर नहीं लगा था। आरोप है कि परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे बाद इन्विजिलेटर से अनुमति लेकर खालिद बाहर निकलकर वॉशरूम में जाकर खालिद ने पेपर के कुछ फोटो अपने मोबाइल में क्लिक कर 3 पेज अपनी बहन साबिया को भेज दिए और साबिया ने वो पेपर प्रोफेसर सुमन को भेजे और प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर लिए। सुमन ने इस मामले की जानकारी पुलिस को न देकर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार को दे दी है। बॉबी पवार ने ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इसके बाद पूरे प्रदेश में हंगामा मच गया। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए प्रोफेसर सुमन से पूछताछ की। इसके बाद पुलिस ने साबिया को गिरफ्तार कर लिया। साबिया ने अपने भाई खालिद के बारे में बताया कि मामला सामने आने के बाद खालिद फरार हो गया था। हालांकि बाद में पुलिस ने खालिद को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल खालिद और उसकी बहन साबिया जेल में बंद है। वहीं राज्य सरकार की तरफ से गठित की गई एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से केंद्र की सीबीआई जांच के लिए संस्तुति भेज दी गई है। इसको लेकर केंद्र सरकार को हरी झंडी का इंतजार है। वहीं जांच आयोग के सचिव विक्रम सिंह राणा ने भी इस पूरे मामले में स्पष्ट किया कि जांच पूर्ण पारदर्शिता के साथ की जा रही है। आयोग पर जनता का भरोसा सबसे बड़ा दायित्व है और इसलिए हर कदम पर साक्ष्यों की गहराई से जांच की जा रही है। राणा ने बताया कि जांच प्रक्रिया में कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। सभी संदिग्ध से पूछताछ, दस्तावेज की जांच और परीक्षा केंद्रों से जुड़े रिकॉर्ड का बारीकी से परीक्षण किया जाएगा। आयोग जल्द ही अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। इससे पूरे मामले में विस्तृत जानकारी होगी। देखिए, अभी तो जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है। अभी केवल आप उस अनुसार देखें तो जनपद नैनीताल में, हल्द्वानी में हुआ है, रुद्रपुर में हुआ है और आज देहरादून में हुआ है और इसके बाद अन्य जनपद का शीघ्र ही प्रोग्राम है, क्योंकि अध्यक्ष जी का भी ये है कि इसे हम बहुत जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण करें और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दें। यूसी ध्यानी जी की अध्यक्षता में आज फिर देहरादून में एक जनसुनवाई हुई और ये जनसुनवाई जो है लगातार चल रही है। हल्द्वानी, रुद्रपुर, काठगोदाम के बाद आज देहरादून में हुई और प्रदेश के जहां जहां इन्होंने जनसुनवाई की, छात्रों की सिर्फ एक ही मांग है कि इस परीक्षा को जो है तत्काल निरस्त कराकर इसका री एग्जाम कराना चाहिए। और यहाँ पर भी 100 के 100 अभ्यर्थी अगर थे
तो सबकी जुबान पर एक ही शब्द था कि री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। तो हमें भी लगता है कि री एग्जाम अब सरकार को जल्द इसकी घोषणा कर देनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर परीक्षार्थियों ने जो है आज कई खामियां भी गिनाई अपने अपने सेंटरों की। किसी सेंटर पे उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर जैमर खराब है, किसी सेंटर में उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक जो वहाँ पर परीक्षा पर्यवेक्षक थे उनके मोबाइल वहाँ पर अलाउड हो जाते हैं। कहीं पर जो है 10:30 बजे पेपर शुरू कर दिया जाता है, जबकि 11 बजे पेपर की टाइमिंग होती है। और कहीं पर जो है जो कैमरे थे उन पर जो है पन्नियां लगाई गई थी। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है अब ये स्पष्ट हो चुका है कि इस परीक्षा की सारी गोपनीयता भंग हुई है और 21 सितंबर की इस परीक्षा को अब कैंसिल करके दोबारा इसके री एग्जाम होना चाहिए। वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने होने वाली परीक्षाओं के संबंध में बड़ा अपडेट दे दिया है। उन्होंने बताया कि 5 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को जो परीक्षाएं रद्द हुई थी उनकी नई तारीख की घोषणा 9 अक्टूबर को दी जाएगी। अक्टूबर अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के अनुसार तय परीक्षाओं के रद्द होने पर इन तारीखों का ऐलान पहले ही हो चुका है, लेकिन इस बीच हुए डेवलपमेंट के कारण परीक्षाओं को रोकना पड़ा। परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों के मन को कोई शक नहीं रहे, इसलिए भी अब नए सिरे से परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। बता दें कि 5 अक्टूबर को समूहगात की सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 और सहायता विकास अधिकारी परीक्षा आयोजित होनी थी। वहीं 12 अक्टूबर को भी परीक्षा की तारीख तय हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि आयोग की प्राथमिकता युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना है। आपने खुद ही कहा है कि कब तक देंगे, तो समय सीमा जैसे कि माननीय आयोग का विचार भी यही है और उनका उद्देश्य भी यही है कि जल्दी से किया जाए। तो इसलिए ये थोड़ा टाइम का वो रहता है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम अगले जिन जनपदों में जा रहे हैं वहाँ के लिए हम कैलेंडर जारी कर देंगे। इसका प्रयास है। SSC पेपर लीक मामले में भले ही सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी हो, लेकिन जो मूल सवाल हैं आज भी वो ज्यों के त्यों खड़े हैं। पेपर लीक प्रकरण में जो पेपर लीक हुआ वो अभी तक निरस्त नहीं हुआ। UKSSC के जो चेयरमैन हैं वो अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। जब तक उनका इस्तीफा नहीं होता तब तक जांच निष्पक्ष तरीके से कैसे होगी। और कांग्रेस पार्टी शुरू दिन से कह रही है कि सीबीआई की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए। इस पर सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। तो प्रदेश के बेरोजगारों में एक भय का माहौल है, क्योंकि लगातार पिछले 8.5 सालों से पेपर लीक हो रहे हैं। उनके भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है और पेपर लीक माफिया के हौसले बुलंद हैं। सरकार भले ही जितने बड़े बड़े दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत सरकार के दावों से मेल नहीं खा रही है। ऐसी पेपर लीक मामले में जिस प्रकार से सरकार बैकफुट पर आई है, इससे आप माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं धरना स्थल पर गए और उन्होंने सारे बेरोजगार संघ के छात्रों को आश्वासन दिया कि सीबीआई जांच करवाई जाएगी। किंतु यूकेडी का स्पष्ट मानना है कि इस प्रकार की कोरी घोषणाएं पूर्व में भी सरकार द्वारा की जा चुकी हैं। हाकम सिंह ने पहली बार ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, पूर्व में भी ये अपराध वो कर चुका है, उसके बाद भी उसे छोड़ दिया गया और दोबारा से उसने वही अपराध किया है। तो सरकार क्यों नहीं ऐसे अपराधियों को कठोर दंडित करती है कि भविष्य में इस प्रकार के अपराधों की पुनरावृत्ति नहीं हुई। छात्रों की युवकों की मांग थी कि जांच सीबीआई से हो। वैसे तो सरकार ने तुरंत एक्शन लेकर के जो दोषी था उसको जेल में डाला और एसआईटी गठित की थी, लेकिन जब छात्रों की मांग थी, छात्र उस पर अड़े थे, तो उनका संतुष्टिकरण होना चाहिए। इसको लेकर मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था। मैंने भी उनसे सीबीआई जांच कराने का अनुरोध किया था और उन्होंने सीबीआई जांच की संस्तुति की है। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी मैं उनको कर चुका हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। किंतु कांग्रेस को पहले तो ये बताना चाहिए कि सीबीआई ठीक है कि नहीं है। जब उनके नेताओं की सीबीआई जांच करती है तो कहते हैं सीबीआई तोता है या सीबीआई हमको तंग कर रही है, और मांग वो सीबीआई जांच की कर रहे हैं। चल रहे जनसंवाद में कई अभ्यर्थियों और अभिभावकों का प्रश्न है कि ये पेपर लीक क्यों हुआ। इस संबंध में कई अभ्यर्थियों ने साक्ष्य भी दिए, जो कि जांच का विषय है। इस जनसंवाद में कोचिंग सेंटर अभ्यर्थियों और अभिभावकों से विचार लिया जा रहा है। अगर किसी के पास साक्ष्य है तो वो दे सकता है। साथ ही आयोग ने एक ईमेल आईडी भी बनाई है, इसमें हल्द्वानी और रुद्रपुर के अभ्यर्थियों ने कुछ दस्तावेज भेजे हैं। इसके अलावा देहरादून एसपी देहात जिया बलूनी के नेतृत्व में पेपर लीक मामले की एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जांच चल रही है, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीबीआई यानी
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की संतुति दे चुके हैं। सीबीआई संतुति के आश्वासन के बाद ही युवाओं का धरना स्थगित हुआ। फिलहाल पेपर लीक मामले की जांच हर तरफ हो रही है। ऐसे में कब तक पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई की जांच जारी होगी, ये देखने वाली बात होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं सत्यवीर सिंह चौहान, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, प्रमोद कपरवान, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, और हमारे साथ में दीपक रावत, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी, रतनभाई ढोभाल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आगे और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सत्यवीर जी, बेरोजगार युवाओं को लेकर लगातार सवाल किया जा रहा है सत्ता पक्ष से, लेकिन विपक्ष का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ एक आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिल रहा युवाओं को सरकार की ओर से। क्या कहना चाहेंगे सर आप? गरिमा जी, कांग्रेस को तो गरिमा जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बोलिए। गरिमा जी, कांग्रेस को तो इसमें बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उत्तराखंड में जब वो सत्ता में रहे, किसी प्रकार का भी रोजगार सृजन करने का उनका प्रयास नहीं रहा, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो। हमारी जो 8 वर्ष की सरकार है, ये 8.5 वर्ष की सरकार है, उसने लगातार नए आयाम खड़े करने का प्रयास किया, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। और विषय जो आपने आज लिया है कि भाई जो जिस विषय को लेकर आप आज चर्चा भी कर रहे हैं, हमारी सरकार ने बड़ी पारदर्शिता और सच्चिता के साथ ही नकल विरोधी कानून लाने का काम किया था। और यहाँ तक कि जब यूकेएसएससी में प्रकरण लगातार सामने आए, हमारी सरकार ने संज्ञान लिया। उसके बाद उत्तराखंड आयोग को, संघ आयोग को हमने परीक्षा करने का वो कहा कि जब तक यूकेएसएससी अपनी तमाम चीजों में जो अनियमितताएं पूर्ण नहीं कर, उनको नियमितताओं का निवारण नहीं हो जाता, तब तक हम आयोग के माध्यम से, संघ लोक आयोग के माध्यम से हम ये परीक्षाएं कराते हैं। अंततः क्या हुआ, वहां पर भी एक पटवारी का एग्जाम था, वो लीक हुआ। 12 जनवरी की बात है, मुझे अभी भी याद है। उसके बाद ये निर्णय हुआ कि, और यही नहीं, उसके साथ साथ हमने जितने भी इसमें अपराधी थे, 100 से अधिक अपराधी थे, हमने सबको पकड़ने का पूरा प्रयास किया, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, चाहे बाबू से लेके वो किसी भी पद पे बैठा हो। हमने उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। हमने उसके बाद नकल विरोधी कानून लाया और बहुत सशक्त कानून लाने का प्रयास किया। उसके बाद ये पहली बार है कि 25,000, जब से नकल विरोधी कानून हुआ, 25,000 से अधिक हमने सरकारी नौकरियां देने का काम किया है। और ये पहला प्रकरण है कि जब ये कानून अब लागू होगा उसके ऊपर, क्योंकि ये प्रकरण उस कानून के बाद पहली बार आया है। और उस पर आइडेंटिफाई भी हो गया कि कौन लोग इसमें सम्मिलित थे। तत्काल हमारी सरकार ने क्विक रिस्पांस होना चाहिए था, उसके आधार पर उन्होंने काम किया। उन सबका वो नेटवर्क दस्त कर दिया जो इसमें सम्मिलित थे। उसके बाद जो लोग धरने पर बैठे थे, उनकी मांग थी कि भाई ये नए विषयों पे काम होना चाहिए। सरकार उस पर काम कर रही है लगातार। सरकार ने तो एक भी बयान नहीं कहा कि हम इन विषयों पे काम नहीं कर रहे हैं। मगर कांग्रेस को तो इस पे बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जब उनके समय पे इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के, इतने सरकारी नौकरियों में अनियमितताएं पाई, उन्होंने तो एक भी अपराधी को पकड़ने का काम नहीं किया, उसको संरक्षण देने का काम किया, उसको बचाने का काम किया, उसकी महिमा को उसका काम उन्होंने किया। यही नहीं, मैं आपको गरिमा जी पर बता दूं, इस और किसी का भी ध्यान नहीं जाता। कई मैं डिबेटों में बैठ चुका, कई चर्चाओं में बैठ चुका हूं, और आम बात मैं ये बताना चाहता हूं कि सरकारी नौकरियों के साथ साथ हमारी सरकार ने गैर सरकारी नौकरियों में भी, जो इस बार का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है, उसके बाद से 81,000 लोगों को नौकरियां मिली है। इस बारे में कोई विषय नहीं, कोई बात ही नहीं कर रहा है। हर किसी का इंटरेस्ट नहीं होता है कि वो सरकारी नौकरियों में ही जाने के लिए इच्छुक होता है। बहुत सारे लोग, मैं अपने आप भी प्राइवेट इंडस्ट्री में काम किया, अच्छी से अच्छी प्राइवेट इंडस्ट्री में काम किया, मगर लेकिन प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, रोजगार के अवसर तो होने ही चाहिए ना। उत्तराखंड के नागरिकों को मिली है वो नौकरियां। वो सारा विषय हम दोनों तरफ से, हर तरीके से हम काम कर रहे हैं। एक और मैं विषय बताना चाहता हूँ, उत्तराखंड जो हिमालयन राज्य, सबसे अधिक फार्मेसी का हब है हमारे उत्तराखंड में। हमने अपने नियमों में शिथिलता करते हुए केंद्र को कहा है कि आप अपने सेटअप यहाँ पे लगाइए, आप यहाँ पे जो जिस प्रकार को आपको वातावरण चाहिए हम देंगे। हमारे लोगों को रोजगार चाहिए, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार है कि लोगों के, चाहे सरकारी योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार देना हो, वो भी हमारी सरकार है कि उनको पठार से लेके पहाड़ तक स्वरोजगार में हमने बहुत ही लचीली, हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि किसी को ऋण लेने में ज्यादा असुविधा उत्पन्न ना हो। लगातार वो हम काम कर रहे हैं। सभी लोगों को हम स्वरोजगार के लिए भी, चाहे सहायता समूह हो
हम तमाम आयामों से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जहां तक सीबीआई की बात है गरिमा जी, हमारी सरकार ने तो पहल करी है, मगर कांग्रेस आपके माध्यम से कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि भाई जब इनके ऊपर सीबीआई की जांच आती है और वास्तविक रूप से लोगों के सामने वो प्रकरण सामने आते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय जो उत्तराखंड की आत्मा है, जो उत्तराखंड का गौरव है, जो उत्तराखंड का मान सम्मान है, वहां से सबने वीडियो आए देखे है। उसके बाद सीबीआई तब आती है जब इतना गंभीर मामला आता है। चाहे आरक सिंह के मामले में चाहे सीबीआई आती है, तब किस प्रकार से सीबीआई के ऊपर कहते हैं कि हमारे ऊपर इस पर सीबीआई तो सरकार का तोता है, तब सीबीआई के दफ्तरों के बाद ये धरने करते हैं। क्या अब इनकी नैतिकता जाग गई कि सीबीआई बहुत अच्छी संस्था है? और जब इनके जो किए गए कुकर्म है उसके खिलाफ सीबीआई आती है, तब सीबीआई को किस प्रकार से ये लेते हैं? तो कुल मिला के वास्तविकता ये है कि गरिमा जी, हमारी सरकार तो बड़ी सुचिता और पारदर्शिता के साथ सरकार चल रही है। चलिए मुख्यमंत्री चलिए, प्रमोद कपरवान जी हमारे साथ में, क्या आपके जवाब से संतुष्ट नजर आते हैं? प्रमोद जी, कांग्रेस पार्टी को लेकर अहम बातें सत्यवीर जी ने कही। खत्म कर देना चाहता हूँ गरिमा जी, इसके साथ खत्म कर देना चाहता हूँ। ठीक है। हमारा लक्ष्य मात्र सत्ता प्राप्ति नहीं होता है, हम संवैधानिक रूप से सत्ता पे आते हैं, उसके बाद लोगों के अंतिम व्यक्ति तक किस प्रकार से सरकार पहुंचे, उसके द्वार तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, उनको विकास की मुख्य धारा में किस प्रकार से लाया जाए, ये हमारा लक्ष्य है। अंत्योदय हमारा प्रण है, उस प्रण के आधार पर हम काम करते हैं। किन्हीं लोगों के लिए सत्ता सुख होता है और हमारे लिए सत्ता के हमारी सरकार में, उनकी सरकार में। ठीक है, ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में प्रमोद कपरवान जी हैं। सत्यवीर जी, आप प्रमोद जी को सुन लेते हैं प्लीज। सत्यवीर जी, बाकी मेहमान भी आए, प्लीज आप शांत रहिए। प्रमोद जी, क्या आप जवाब से संतुष्ट हैं और क्या वाकई अवसर है जो अभी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की बात सत्यवीर जी कह रहे हैं कि युवाओं के बीच इतनी क्लैरिटी है, और आप अवसर तो दीजिए, सरकारी दीजिए, प्राइवेट दीजिए, वो एक अलग विषय हो क्या? किससे पूछा आपने? प्रमोद जी, आपसे ही सवाल है जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रमोद कपरवान जी। हाँ, निश्चित रूप में देखिए गरिमा जी, अभी इतनी लंबी चौड़ी रामायण सतबीर भाई ने हमें सुना दी और ये भी बता दिया कि इनकी सरकार कितनी अच्छी सरकार है, कितनी प्रभावशाली है, कितनी जो है ये पारदर्शी सरकार है, ये इन्होंने सब बता दी। और इनको पुराना सब याद है, नया नया ये सब भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरह से नौजवानों ने सरकार की नींद को उड़ाने का काम किया, सड़क से लेके संसद तक, विधानसभा तक, सचिवालय तक जो है सोई हुई सरकार को जगाने का काम किया, घुटने पर टेकने का काम किया। और तमाम जितने विपक्ष के दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या चाहे और हमारे साथी हो, सबने जो है इस आंदोलन में जो हमारे छात्र हैं, नौजवान हैं, उनको जो इसमें ताकत प्रदान की, उसका नतीजा हुआ कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को घुटनों पर के बल चल करके छात्रों के बीच में आना पड़ा और छात्रों के बीच में आकर के ये घोषणा करनी पड़ी कि आप सीबीआई से जांच करवाएंगे। निश्चित रूप में सीबीआई की जो बात है, अभी सतवीर भाई कह रहे थे कि सीबीआई तो जब जो है सीबीआई राजनीतिक लोगों पर जब वो जो है द्वेष की भावना से जब वो काम करती है, तो तब उनकी जो उनकी कार्यशैली है उस पर जो है प्रश्न चिन्ह उठता है। तब जब प्रश्न चिन्ह उठता है जब जो है कृषि मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में जिस तरह से जो है रिपोर्टें दर्ज हो रखी हो और वो जो है बड़े इज्जतदार मंत्री होकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं जैसे सतवीर भाई कर रहे हैं, तब सीबीआई की मंशा पर कांग्रेस सवाल उठाती है। लेकिन जब छात्रों का मामला हो तो छात्रों का मामला, इस छात्रों के मामले में सीबीआई में जो काम कर रहे हैं उनके बच्चों का भी मामला है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो सतवीर टाइप के जो लोग हैं उनके बच्चों का भी मामला है, हमारे बच्चों का भी मामला है। तो इसमें लगता है कि निष्पक्ष इसकी जांच सीबीआई करे, जो सीबीआई करेगी नहीं। मैं आपको बताऊं, सीबीआई जांच इसमें होनी नहीं है। तो यह है कि मुख्यमंत्री जी ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए बच्चों से उस दिन कह दिया कि ताकि किसी तरह से जो है बच्चे जो है छात्र जो नौजवान है वो परेड ग्राउंड को खाली कर दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है झूठ बोलने का। प्रधानमंत्री जी ने चिल्ला करके कहा 15-15 लाख लोग खाते में आएंगे, वो आज तक नहीं आए। प्रधानमंत्री जी ने जो है चिल्ला करके कहा 2 करोड़ लोगों को प्रति साल हम रोजगार देंगे, वो आज तक नहीं मिला।
तो फिर मुख्यमंत्री की बात पर आप कैसे भरोसा करेंगे कि वो जो है। और ये भी सच है कि यदि आप सीबीआई की जांच जो आप करवाना चाहते हैं तो फिर जो लोग रिटायर्ड हो गए, जो रिटायर्ड जज जिनको आपने सेवानिवृत्त दे दिया, सेवानिवृत्ति का मतलब है आपने उनको जो है उनकी सेवा, उनकी एनर्जी जितनी थी वो ले लिया, वो रिटायर्ड है, उनसे अब आप जो है जांच करवाएंगे, लोगों को कुछ दिन भ्रमित करवाएंगे। सतबीर भाई से ये आप जरूर पूछिएगा कि एनएच का जो घोटाला हुआ था उसकी भी सीबीआई जांच की जो बात हुई थी, उसमें उस जांच में क्या हुआ होगा, आप ये बताएं जरूर। कांग्रेस को कोसना इनको बड़ा अच्छा लगता है, कोस भी लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी की बातों पर भारतीय जनता पार्टी का मंडल से लेकर के और प्रधानमंत्री तक झूठ बोलना बड़ा अच्छा जानता है। चलिए इस पर जवाब ले देंगे। ठीक है सत्यवीर जी से हम जवाब लेते हैं इस पर, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मच जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं युवाओं को लेकर, लगातार उनकी ओर से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और कई सारे सवाल भी हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में दीपक रावत जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। दीपक जी क्या कहना चाहेंगे, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ भला कौन कर रहा है, क्योंकि सियासी संग्राम बेरोजगार युवाओं को लेकर जारी है, लेकिन इस संग्राम से क्या वाकई समाधान मिलेगा? देखिए, जिस राज्य की सरकार युवाओं को इस प्रकार से नजरअंदाज करेगी, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगी, तो निश्चित रूप से जब युवा शक्ति अपने बल का प्रयोग करती है तो इस बड़ी सी बड़ी सरकारें, सल्तनतें खत्म हुई हैं और सरकार को झुकना पड़ता है। वही रूप हमने इस उत्तराखंड में भी देखा कि जिस प्रकार से 21 सितंबर का जो पेपर था वो लीक हुआ, और जिस प्रकार से लीक होने के दिन से लगातार सरकार डिनाई मोड पे थी कि कोई लीक नहीं हुआ है। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष हों, बड़े बड़े इनके प्रवक्ता हों, इनके मंत्री हों, उनका कहना था कि ये जो 3 ही पेपर हुए हैं, एक हम सब ने और पूरे भारतवर्ष ने नकल की अलग परिभाषा इन्होंने गठित करने की कोशिश करी, पेपर लीक हुआ ही नहीं है। मुख्यमंत्री स्वयं, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लव जिहाद, थूक जिहाद के बाद उन्होंने एक और जिहाद का नाम इसमें कर दिया। यदि कोई और बोलता तो हम थोड़ी देर समझ में लेते कि चलिए राजनीतिक रूप से बोला गया है। मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हो कि नकल जिहाद है, क्योंकि जो पकड़ा गया था वो एक मुस्लिम था, तो इनको लगा कि इसको जिहाद का नाम दे दिया जाए, नकल जिहाद का दे दिया जाए। तो जिस प्रकार से सरकार शुरू से डिनाई मोड में थी, सरकार की मंशा बिल्कुल नहीं थी, और निश्चित रूप से 15-15 लाख में पेपर बटे हैं, 15-15 लाख में बच्चों का भविष्य खरीदा गया है, बेचा गया है। इसी की जांच सीबीआई की जांच बच्चे कर रहे थे। कल जो गोष्ठी हुई जिसमें वो जो लोगों, जिसमें अलग अलग जिलों के माध्यम से पहले 3 जिले हो चुके थे, अब 4था जिला देहरादून में गया। यहाँ पर भी जहां पर युवाओं के प्रश्न है, गरिमा जी, युवाओं के प्रश्नों के जवाब समिति के एसआईटी के पास नहीं है, न थे। आप विडंबना करिए कि उन्होंने कहा कि आप हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए, हम देते हैं 100 रुपए चंदा, आप प्रिंटिंग प्रेस अपनी लगवा दीजिए। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि छात्र कह रहे हो कि अगर आपको प्रिंटिंग प्रेस लगवानी हो जिसमें पेपर लीक ना हो, पेपर बिल्कुल सुरक्षित प्रिंट हो, किसी प्रकार से लीक ना हो, आप हमसे चंदा ले लीजिए, एक प्रिंटिंग प्रेस लगा दीजिए सरकार की। अब बताइए विडंबना क्या है सर? इतनी अनियमितताएं। प्रश्न पूछना चाहिए कि वो जिस केंद्र से वो प्रश्न पत्र लीक हुआ वो किसका था, और कैसे पता चला कि वहां पर जैमर नहीं लगा हुआ? ये इंफॉर्मेशन कहां से आई छात्र के पास, या जिसने वो लीक करा कि परीक्षार्थी के पास, कि वहां जैमर नहीं लगा हुआ है, या जानबूझ के जैमर उन कमरे में नहीं लगाया गया?
3 कमरों में नहीं लगाया गया था जेवर। तो आप ये दिखाइए कि ये पूर्णतः एक सुनियोजित तरीके से पेपर लीक का प्रकरण है। निश्चित रूप से कुछ अगर एसआईटी जांच चल रही है, एसआईटी में निश्चित रूप से उनकी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी, पर सीबीआई जांच जब करेगी तो वो पीछे की सारे उन नकलों की जांच भी करेगी। और मैं आपको जानकारी दे दूं गरिमा जी कि यदि इस प्रदेश में जब से ये 9 नवंबर 2000 से बना है और इन प्रदेश में जितने पेपर लीक हुए हैं उनकी जांच हुई, तो कितने आईपीएस, कितने पीसीएस, कितने पटवारी, कितने एसआई, ये सब के सब के दायरे में आज भी है और इनकी नौकरी पे बनाएगी अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई। क्योंकि ये प्रकरण शुरू का नहीं है, ये लगातार इस प्रदेश का एक नासूर बन गया है कि सब छात्र मेहनत करते हैं, बेचारे पहाड़ से आके यहाँ मैदानी इलाकों में आके, देहरादून जैसे हल्द्वानी इलाके में आके मेहनत करते हैं, और जब पूरे साल उनके जो जमा पूंजी है उससे बच्चा मेहनत करता है और कोई घर में बैठा हुआ 15 लाख रुपए में देता है और पेपर लीक करके अपनी नौकरी सुनिश्चित कर लेता है। तो निश्चित रूप से इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। सरकार बहुत दबाव में है, इस कारण दबाव में है कि स्वयं मुख्यमंत्री को धरना स्थल पर आना पड़ा। जिस चीज का वो नकल जिहाद करके एक तरीके से बरकलाने की कोशिश कर रहे थे, एक तरह से डिनाई मूड में थे, उस वाली सरकार को ये जन चेतना के आगे, युवा जो संघर्ष था उसके आगे झुकना पड़ा। और हमें पूर्ण उम्मीद है कि एसआईटी जो रिपोर्ट देगी और उसके बाद जो सीबीआई जांच होगी उसमें बहुत हद तक दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि देखिए, सीबीआई जांच को इससे बड़ी कोई एजेंसी है नहीं। सीबीआई के कार्यशैली में प्रश्न उठता रहता है और सीबीआई के जो राजनीतिक जो लोग होते हैं उन पे जब वो जांच करते हैं तो उस पर प्रश्न उठता है। बाकी सीबीआई ने यदि किसी घोटाले की जांच करी हो या किसी और प्रकरण की जांच करी हो जिसमें राजनीतिक रूप से किसी का कोई रोल ना हो, उस पर कभी किसी ने कोई प्रश्न नहीं करा। तो सीबीआई के इसी बात को लेकर हम कहते हैं कि क्योंकि इससे बड़ी कोई एजेंसी नहीं है और अगर वो एजेंसी कोई रिपोर्ट देगी तो निश्चित रूप से बहुत हद तक जो शंकाएं हैं यहाँ के युवाओं के उसका निवारण हो जाएगा। ठीक है दीपक जी, हम लौटेंगे आपके पास में। ढोभाल जी हमारे साथ में लगातार बने हुए, तो मैं ढोभाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत सर आपका भी। ढोभाल जी, सीबीआई जांच की सिफारिश हुई है, आश्वासन भी मिला है, एसआईटी जांच अभी जारी है, क्या वाकई बेरोजगारों के लिए कोई चिंता सरकार की ओर से नजर आ रही है, सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है? देखिए गरिमा, सियासत तो जब पेपर हो रहे थे तब भी हो रही थी और अब जांच हो रही है तब भी होगी और अब जांच का परिणाम आएगा उसके बाद भी होगी। सियासत तो रुकने वाली चीज नहीं है, वो निरंतर चलेगी। सवाल ये है कि जिन बच्चों का इस भविष्य अधर में है उनका क्या होगा, ये चिंता का विषय होना चाहिए कि उसमें सरकार क्या स्टैंड उनको लेगी, कि कितनी लंबी जांच चलेगी। अब ये जांच का भी ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि जांच हो रही है, बहुत मतलब बहादुरी का काम हम कर रहे हैं कि पहले हमने पेपर लीक होने दिया और उसके बाद छात्रों ने उसकी जांच की मांग के लिए इतना बड़ा आंदोलन किया और उसके बाद हमने जांच का आदेश दे दिया और उसका भी आप ब्रांडिंग कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, हमने बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कि ये मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड में जितनी भी परीक्षाएं हुई, कोई भी परीक्षा पाक साफ नहीं है, चाहे नौकरी की परीक्षा हो चाहे दूसरी कोई परीक्षा हो, सब पे धब्बा लगा है। और इस धब्बा लगने से पूरे उत्तराखंड की जो देश में हमारी जो छवि थी उस छवि को दागदार किया गया है और वो कलंकित लोग जो हैं, जो इस धंधे में शामिल हो गए हैं, उनको मैं धामी जी का सवाल नहीं है या किसी और का सवाल नहीं है, मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि हमारे प्रदेश की ये छवि नहीं थी, नहीं है, और उसकी छवि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए जब इस तरीके से लोग आ रहे हैं। अब ये जो आप यहाँ पर पंचायतें कर रहे हैं कि आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें क्या जांच हो सकती है? मतलब आप 100 लोगों को बुला लें, 200 लोगों को बुला लें, कोई जांच संभव है उसमें? अब ये गोपनीय चीजें होती हैं जांच करने की। अगर एसआईटी जांच कर रही है, वो सीबीआई जांच कर रही है, पहले तो अभी ये क्लियर नहीं हो रहा है। ये सीधा सवाल ये पहले दिन से ये सवाल आ रहा है कि अधिकांशतः जो परीक्षा केंद्र हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के स्कूलों में क्यों रखे गए, ये भी तो जांच का विषय है। और जो अभी जहां पेपर ये लीक हुआ है वो भी तो उन्हीं का स्कूल है।
वो तो मीडिया का काम देखते भाजपा का। और उस सेंटर में फिर उसी रूम में जिसमें जहां से खालिद बैठा हुआ था वहां आपका जयमर भी नहीं था। क्यों? खालिद के लिए एक स्पेशल पहचान की कुर्सी रखी गई नीली। और ये बच्चों ने बताया कि वहां जब 18 जयमर कैमरे वगैरह लगे गए थे तो वो 9 नंबर में क्यों नहीं लगा? तो ये खालिद का काम तो नहीं हो सकता। खालिद एक मोहरा आप खालिद को बना दें कि किसी ने उसको भी शामिल आपने कर लिया, लेकिन अगर कोई जैमर लगा रहा है तो और उसमें नहीं लग रहा है तो उसके इसका मतलब तो कुछ और बड़ी बात हो रही थी। कोई और उसमें जैसे बताया जा रहा है कि 15-15 लाख के पेपर चोरी बिक रहे थे। ये पहले से ड्रामा था और उसमें आपने एक जो हाकम सिंह है उसको गिरफ्तार किया पहले। इसका मतलब कहीं उनका भी रोल रहा होगा, इसलिए नहीं तो उसकी गिरफ्तारी का उसका क्या कसूर था हाकम सिंह का? ये बताइए कि हमने इस कसूर में उसको पकड़ लिया। इसका मतलब आपको मालूम था कि ये सब हो रहा है, इसलिए आपने पेपर से एक दिन पहले उसको गिरफ्तार किया और उस पर आप चर्चा नहीं करना चाहते। और दूसरा सवाल यह है कि उसके बाद जो 2 स्कूल के बच्चों को 200 बच्चों को जो वहां सचिव से मुख्यमंत्री से मिलवाने ले जाया गया, वो भी भाजपा के स्कूल हैं दोनों, और वो भी हरिद्वार के हैं। और जिनको पता नहीं है उस परीक्षा का मतलब क्या है उसका, उन बच्चों को आपने ले जाया। और वो अब तो सोशल मीडिया पे भी वो आ गया कि कौन बंदा था, कौन लेके गया था। तो ये भी जांच के ये दायरे में, इसलिए लोग चाहते हैं कि अगर सही से इस बीमारी को उत्तराखंड से निकालना है तो उसकी उच्च स्तरीय जांच हो, ऐसी एजेंसी जांच करे जो राजनीतिक दबाव से परे हो। ये पुलिस वाले तो नहीं कर सकते उस जांच को। वो तो अब तो सारे लॉबिंग करते हैं, ये सब करते हैं। पुलिस तो आधी तो पुलिस हमारी ऐसे पेपर लीक में भर्ती हो रखी है। उस इनकी भर्ती पे भी आँच आई थी, लेकिन वो दब गई, किसी ने कुछ किया नहीं। जितनी भी भर्तियां, चाहे वो सहकारिता का हो, टीचर्स के हो, पटवारी के हो, सब में दागदार लोग भरे हुए हैं। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र चल रहा है सत्ता के नीचे कि कुछ लोग इस खेल को बड़ा उससे खेल रहे हैं और उससे कमाई भी कर रहे हैं और प्रदेश का भविष्य को अंधकार, जो बच्चे टैलेंट बच्चे हैं उनको पीछे धकेला जा रहा है। और जो राजनीतिक रूप से हमारे साथ ठीक बैठते हैं, हम उनको अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं ताकि आगे भी वो काम करते रहे। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, सतवीर भाई जो कह रहे थे, बहुत सारी उन्होंने बातें की, बहुत सारी अच्छी बातें भी उन्होंने कही हैं, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमारा ये जो बच्चों का भविष्य है इसके साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका है। मत करो ये सब। हम भी ये उनकी बात ये सही है। मैं तो कहता रहा हूँ कि हम सारे लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, ये संभव नहीं है। और उस सबको नहीं हो उसके लिए हमें क्या चाहिए? इंडस्ट्रियलाइजेशन करना होगा आपको, और इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको हरिद्वार में और उधम सिंह नगर में ही नहीं करना है, आपको पहाड़ में भी जाना है अगर पलायन भी रोकना है बच्चों का। अब होटलों की नौकरी के लिए भी लोग दिल्ली और मुंबई भाग रहे हैं, इस प्रदेश बनाने का फिर फायदा क्या हुआ उनको? ये स्थिति है। इस तरफ सरकार को, कोई भी सरकार हो, ये सरकार हो या आने वाली हो या जाने वाली हो, इन सबको इस पर एक खुले मन से एक इस तरह से आयोग गठित करना चाहिए और ये जांच खेलना बंद हो और एक पारदर्शी। चलिए सत्यवीर जी से अब जवाब ले लेते हैं। उस आयोग ये कह रहा है, जिसने झूठ पहले दिन ही कह दिया कि कोई लीक नहीं हुआ, वो 3 पन्ने बाहर हो गए, तो चौथा भी 5वां भी कर देते भाई। ठीक है, सत्यवीर जी से अब जवाब। सत्यवीर जी इसलिए वहां भी कुछ नहीं हुआ और इन बच्चों को भी कुछ नहीं हुआ और आपने अब ये जांच खेल रहे हैं। अब वो सीबीआई कब आएगी तब वो जांच खेलेगी, तो ये मतलब बहुत सारों की तो उम्र ही इसमें चली जानी है। बिल्कुल, जांच जारी रहेगी, लेकिन असल में राहत कितनी मिलेगी सत्यवीर जी? और जांच को लेकर भी अभी तो कई सारे सवाल हैं कि क्या वाकई होगी? आश्वासन नहीं मिला था सीबीआई का। गरिमा जी, पहले तो मैं आपको और इन सभी जो पैनल में बैठे हुए लोगों को अपडेट कर देना चाहता हूं कि उत्तराखंड में हर महीने कोई ना कोई भर्ती होती है।
हम इस समय चर्चा में तो ये बैठे हुए हैं। बेरोजगार तो संघ इस वाले समय भी कैसे बढ़ते 72 जाते हैं? इनके संस्था में किन लोगों की भर्ती हो जाती है? इनका कुनबा कैसे बढ़ता है? ये खत्म क्यों नहीं होता? गरिमा जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है प्रॉपर? जी बोले। गरिमा जी, मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं कि हमारी सरकार में हर महीने कोई ना कोई भर्तियां होती है और हमारी सरकार का हमेशा मंतव्य रहा है कि बड़ी पारदर्शिता और शुचिता के साथ भर्तियां हो। और जब हम इस समय डिबेट में बैठे हुए, मुझे लगता है कि यहाँ पर बैठे जो महानुभाव है उन लोगों को ये पता भी ना होगा, इस समय भी उत्तराखंड में भर्ती चल रही है और दूसरी बार ऐसा हो रहा है राज्य बनने के बाद कि वो भर्तियां हो रही है। पहले 2011 में हुई थी और 2011 में भी हमारी सरकार थी और इस समय जब हम 2025 में बैठे तो हमारी सरकार है। आज भी मैं बता रहा हूं कि 72 लोगों की फार्मेसी में भर्तियां हो रही है और बड़ी पारदर्शिता और शुचिता के साथ हो रही है। उनका बैच वाइज जो रोस्टर चलता है उस रोस्टर के आधार पर उनकी भर्तियां चल रही है। हम हर स्तर पे भर्तियां कर रहे हैं और यही नहीं, मैं आपको थोड़ा सा व्यापक रूप से बताना चाहता हूँ गरिमा जी, जब इतना ही यहाँ पर लोग अपनी वो दिखा रहे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन एशिया का सबसे बड़ा रेलवे लाइन है जो कि पहाड़ों के अंदर से गुजरता हुआ जा रहा है। वहां पे इतने इंजीनियर काम कर रहे हैं, वहां पर इतने लेबर काम कर रहे हैं, वहां पे इतने मैकेनिकल इंजीनियर काम कर रहे हैं, तमाम लोगों के वहां पर काम कर रहे हैं। इतने लोगों को रोजगार हमने दिया है। उत्तराखंड पहला एक ऐसा राज्य है जहां पर इतने बड़े लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। यहाँ इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए, जिला हॉस्पिटल, श्रीनगर हो, पिथौरागढ़ हो, हरिद्वार हो, आपका अल्मोड़ा हो, चाहे आपका सैटेलाइट एम्स हो किच्छा में, ये तमाम क्षेत्रों में तो रोजगारी सृजन हो रहा है ना। ये जो नव निर्माण के कार्य हो रहे हैं और यही नहीं, अमृत जो रेलवे स्टेशन बन रहे हैं उसमें भी तो रोजगारी सृजन हो रहा है ना। और सब सारे के सारे लोग, मैं नहीं कहता कि 100% लोग उसमें उत्तराखंड के ही है, उसमें कुछ बाहर के भी होंगे जो एक्सपर्ट होंगे, उनको यहाँ पे लाना पड़ता है, मगर उत्तराखंड के लोगों को तो उसमें रोजगार मिल रहा है और आने वाले समय में बड़ा रोजगार मिलने वाला है। ये सब चीजें उत्तराखंड के नागरिकों को लिए किया जा रहा है। और जहां तक अभी नकल जिहाद की बात हुई गरिमा जी, बड़ी गंभीरता के साथ ये मैं इस विषय को रखूंगा और आपके दर्शक भी इसको सुनेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा बेहतर होगा। जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने नकल जिहाद का जो बात कही है, अगर कल को वो उसकी रिपोर्ट मुझे लगता है कि इस स्तर पे भी जाएगी, जिस प्रकार से इस पूरे प्रकरण में जो एक व्यक्ति सामने आया है, जो इसका खलनायक बन के आया है खालिद, वो आपको पता है कि किस समूह से आता है, किस प्रकार से वो उनका ट्रेंड रहता है, किस प्रकार से कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। उस महिला के साथ उस व्यक्ति का संबंध कब से चला आ रहा है, क्या इस विषय में भी गहनता से क्या जान होगी? मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जो कोई इनपुट मिला होगा, उनके पास तो विशेष अधिकार है, तभी उन्होंने बड़ी गंभीरता से इस बात को कहा होगा। वो पीडब्ल्यूडी से लेकर दूसरे जगह तक पहुंचा, उसमें उसकी बहन भी इंक्लूड होती है। कई मूवीज ऐसी आई है कि जिसमें इस प्रकार के प्रकरण देखने को मिले हैं कि किस प्रकार से उसको मोहरा बनाया जाता है, उसके बाद उसको उसको कटघरे में लाया जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री जी ने जो इस विषय को रखा कि नकल जिहाद वाला, वो उन छात्रों से या उस धरने में बैठे हुए लोगों से नहीं था, खास करके उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ, उस व्यक्ति के सर्किल में जो उसको फंसाया गया है, वो पूरा मुझे लगता है कि जब स्पष्टता इसमें आएगी रिपोर्ट की, कहीं ना कहीं ये एंगल सामने आएगा। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस विषय को गंभीरता से रखा था। लोगों ने दूसरा परिप्रेक्ष्य में उसमें लिया, वो मैं उस विषय में ज्यादा जाना नहीं चाहता, मगर मैं इस विषय को बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूं। मुख्यमंत्री जी ने बड़े संवेदनशील होकर इस राज्य के युवाओं के, छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास किए लगातार। मैं आज भी कहा कि आज भी 72 लोगों की जो फार्मेसी में लगातार अभी भर्तियां चल रही है, उनके इंटरव्यू चल रहे हैं। और मैं एक चीज और बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड बहुत ही सेंसिटिव राज्य है। इसके लिए जितनी संवेदनशील सरकार होनी चाहिए थी, उस संवेदनशीलता से हमारी सरकार काम कर रही है। हम किसी के दबाव में आके काम नहीं करते, हम राज्य के हितों में आके जरूर हम जहां ठीक है, दबाव विपक्ष का मत लीजिए, लेकिन कम से कम जनता की चिंता तो जरूरी है ना। विपक्ष के दबाव में रहने के लिए कौन कहता है? ना विपक्ष दबाव रखने के लिए कोई काम करता है। विपक्ष को तो जनता का एक हिस्सा माना जाता है। तो गरिमा जी एक एनएच का प्रमोद जी ने एक एनएच का विषय उठाया। एनएच के बारे में उन्होंने कहा कि एनएच के विषय में हमारी सरकार ने क्या करी। आदरणीय त्रिवेंद्र जी जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले एनएच पे ही जांच करवाई और उस एनएच में क्या, चलिए अब उनसे ही जान लेते हैं। अभी आपने अपनी काफी बातों पर सफाई रख दी है। प्रमोद जी क्या कहना चाहेंगे? क्या जवाब से संतुष्ट है? क्योंकि उनका कहना है कि हम दबाव में काम नहीं करते, लेकिन हम जनहित में, छात्रों के, युवाओं के हित में काम कर रहे हैं। क्या छात्र इन कामों से संतुष्ट हैं? ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अगर इस सरकार के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर थोड़ा सा भी नैतिकता बची हुई है
इस परीक्षा को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और इस परीक्षा को दोबारा, इस परीक्षा की जो है इस परीक्षा को दोबारा पारदर्शी तरीके से इसको कराया जाए। तब तो ये लगेगा कि भाई सरकार जो है नौजवानों के प्रति जो है नौजवानों के प्रति उनका भाव है। लेकिन सरकार किसी ऐन कैन प्रकार से नौजवानों के भविष्य को ताक पर रख करके इन जांच खेलने के माध्यम से, जांच करने के माध्यम से जो है इसको लटकाने का काम कर रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हाँ। आपकी इस जांच पे अगर 10 साल लग गए तो छात्रों का भविष्य तो जो है वैसे ही निकल जाएगा। कोई इस समय 28 का होगा, कोई 25 का होगा, कोई तो वो तो फिर जो है उसका तो कोई औचित्य रह ही नहीं जाता। और रही अगर अभी सतवीर भाई हमारे कह रहे थे कि जो है इस प्रदेश के अंदर भर्तियां लगातार जारी हैं, तो ये भी सच है, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। हमने कब कहा कि भर्तियां नहीं हो रही हैं? हम तो बार बार कहते हैं कि इस प्रदेश के अंदर मुट्ठी भर लोग इस प्रदेश के हकूकों पर डाका डाले हुए हैं, अपने लोगों को भर्ती करने का काम कर रहे हैं। अभी आप कह रहे थे कि जो है इस प्रदेश के अंदर रेलवे लाइन का है, सड़क का है, तो भारतीय जनता पार्टी जो मजदूर काम कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं उत्तराखंड का जो नौजवान है वो मजदूरी की मांग नहीं कर रहा है, वो आपसे आपकी नौकरी की मांग कर रहा है। वो अपने स्वरोजगार को वो स्वयं कर लेगा, उसको स्वयं सत्यवीर जी प्लीज शांत रहिए, उनको बोलने दीजिए, एक एक करके बोलिए प्लीज। सत्यवीर जी बीच में नहीं। हाँ जल्दी प्रमोद जी कंप्लीट नहीं करिए। आती। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि इस प्रदेश के अंदर अगर जो है सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कोई जानी जाएगी तो वो वर्तमान सरकार जानी जाएगी, और देश के अंदर अगर सबसे भ्रष्ट और झूठी सरकार कोई जानी जाएगी तो वो जो है केंद्र की वर्तमान सरकार जानी जाएगी। मैं इतना जरूर जानता हूं। और अगर आप जो है कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो कौन जांच करेगा? अरे जितने भी पेपर लीक कराने वाले हैं वो तुम्हारे सहपाठी हैं। सतवीर भाई, हाकम सिंह जो है जी जैसे लोग तुम्हारे अपने लोग हैं, तुम्हारे भाई बंद हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं कि आप जांच करवाएंगे? लोगों को भ्रमित करने का काम न करें। और मैं आपको बहुत विनम्रता से, मेरी सरकार से निवेदन है कि जांच होती रहेगी, लेकिन जो परीक्षा आपने जो है नकल करके जो परीक्षा आपने बर्बाद करवा दी अपने लोगों से, अपने लोगों को लाभ दिलाने के लिए, उस परीक्षा को दोबारा करा दें। आप पे क्या फर्क पड़ता है? बच्चों की जो है भाई आज देखिए आप जो है कितनी विडंबना इस प्रदेश के अंदर है। जब से आपकी सरकार बनी, नैतिकता, आप भारतीय जनता पार्टी पे नैतिकता इतनी भी नहीं बची है। आप कह रहे हैं कि आप बहुत कठोर नकल विरोधी कानून लाए। अरे भाई, नकल विरोधी अगर आप कानून लाए तो ये परसों नकल क्यों हुई? आपको ये बताएं कि ये परसों नकल क्यों हुई? अगर नकल विरोधी आपका कानून था तो ये नकल कैसी हो गई परसों? आप जो है पारदर्शिता की आप बात कर रहे हैं। जेमर आपकी जो सेंटर हैं उन पे लगे नहीं है। आप जो है स्पेशल लोगों को जो है कुर्सियों का कलर करके बता दे रहे हैं कि ये जो है इसमें आपने बैठना है। आप बताएं उस परीक्षा केंद्र पे मोबाइल कैसे चले गया? इसका जवाब कौन देगा? आप बताएं कैसे करके जवाब देना चाहता था, मगर आपने प्रमोद जी को जवाब दे दिया। मैं सिर्फ प्रश्न का जवाब ले लीजिए। सतवीर भाई, मैंने आपको सुना, मैंने आपकी झूठी बात को सब सुना, बड़े प्यार से सुना, मैंने आपको रोका ही नहीं। और जब मैं बोल रहा हूँ तो आप बेचैन हो रहे हैं। आप सुन लीजिए, मैं तो ठीक है सत्यवीर जी रुक जाइए, उनको बोल लेने दीजिए, तब फिर उसके बाद आखिरी प्रतिक्रिया आपसे ले लेंगे। प्लीज सर सत्यवीर जी प्लीज शांत रहिए अभी। आप किसकी जांच करवाएंगे? जांच तो सब आपके लोग। सत्यवीर जी रुकिए ना, आखिरी रिएक्शन में जवाब दीजिएगा। करवाएंगे। ठीक है दीपक रावत जी जल्दी से एक रिएक्शन दीजिए, उसके बाद सत्यवीर जी के पास जाएंगे और डोभाल जी को। जल्दी से दीपक जी। देखिए, पूर्णतः यह है कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार इस टाइम बहुत प्रेशर में है। ये प्रेशर युवाओं का भी है और राजनीति करने का कोई मौका भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ रही है। लंबे लंबे भाषण सतवीर जी भी दे रहे हैं और इनके पूर्व प्रवक्ता भी देते हैं। मैं सिर्फ आपके माध्यम से एक जानकारी चाहूंगा। जिस सुचिता की बात और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे, मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि ये जो सीबीआई जांच की संस्तुति हमारे मुख्यमंत्री ने करी है, ये युवाओं का दबाव था या पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का दबाव था? इसकी अगर वो मुझे जानकारी दे दें तो, क्योंकि जिस प्रकार से राजनीति यहाँ पर इस प्रदेश में करी गई युवाओं के कंधे के ऊपर चढ़कर, तो मैं चाहूंगा कि ये बताएं कि ये जांच है, जांच किस प्रेशर में की गई है? ठीक है जल्दी से सत्यवीर जी जल्दी से बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? दीपक जी की बात पूरी हो गई। गरिमा जी, मैं कुल मिला के प्रमोद जी और डोभाल जी ने एक प्रश्न किया, मैं उसका उत्तर पहले भी देना चाहता था। उन्होंने जेमर की बात करी, तो मैं टेक्नोलॉजी फील्ड से आता हूं तो थोड़ा सा बताना चाहता
हर एक इक्विपमेंट की अपनी एक रेंज होती है, मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज में जो भी है उसकी रेंज है। मगर जो जैमर की जो लगातार बात कर रहे हैं, वो जैमर उस कक्ष में काम कर रहा था बाकायदा, कि उसमें जब उसकी दोबारा से छानबीन की गई कि वहां पर वो काम कर रहा था, और वो प्रश्न जो उसने भेजे कि वहां से वो उसने प्रश्न भेजे वहां बाथरूम में जाके, वहां पर जैमर की व्यवस्था नहीं थी, बाथरूम में नहीं थी, मगर आगे की जो एसओपी है उसके लिए गाइडलाइन बनाई जा रही है। और जहां तक कुर्सी की बात आ रही है, इसमें पूरी तरीके से इस बात का खंडन आयोग द्वारा खंडन कर दिया गया है कि इस प्रकार का कोई भी वाक्य नहीं है कि जिस प्रकार का ये कह रहे कि भाई अलग से कुर्सी लगाई गई और ये इस प्रकार की यहाँ पे बातें कर रहे हैं। ये केवल और केवल मुझे लगता है कि आयोग के जो लगातार गतिविधियां चल रही है, जो अपडेट्स दे रही है मीडिया में, उससे ये अवगत नहीं है। और जहां तक ठीक है डोभाल, ठीक है आप डोभाल जी से आखिरी रिएक्शन लेते हैं। ठीक है आपकी बात है डोभाल जी, क्या सत्यवीर जी के जवाब ठीक हैं? क्योंकि राजनीति अभी दीपक जी ने बिल्कुल ठीक कहा, बराबर सबकी ओर से जारी है। डोभाल जी जल्दी से आखिरी रिएक्शन। हाँ गरिमा, देखिए जो सतवीर जी कह रहे हैं वो कुर्सी वाली बात, ये जो आयोग कह रहा है, तो आयोग ने तो ये भी कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, तो फिर आपने क्यों रोक दिया? उसको भी मान लेते आप। ये बात ये नहीं है, बात ये है अभी जो हमारी जो चिंता है कि जो ये बच्चे हैं, जांच इतनी ना लंबी हो जाए कि इनकी उम्र चली जाए, परीक्षा देने लायक न रहे, कि इसलिए क्योंकि ये घंटा एक नहीं है। हमने देखा है विधानसभा भर्ती का क्या हुआ, वो 228 बच्चे हमारे सड़कों पे बैठे हुए हैं, और जिन्होंने पैसे खा के लोगों को भर्ती किया वो सरकार चला रहे हैं। ऐसी जांच होगी तो उसका क्या मतलब रह जाता है कि ये हो कि तत्काल उसको निरस्त आप करें, दूसरी परीक्षा की जो बच्चों ने तैयारी कर रखी है वो उनके पेपर की तैयारी करें, और इधर इसको जांच करते रहे, ताकि किसी को उम्र के कारण, किसी को नौकरी से जिन्होंने तैयारी कर रखी है, जिन्होंने कर्ज लेके ट्यूशन वगैरह की है, वो भी जो मेहनत की है, वो उस पर पानी ना फिर जाए, वो उनका भविष्य का सवाल है। बिल्कुल, यानी सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि उन्हें त्वरित राहत जरूर मिले, क्योंकि आपने अगर जांच की सिर्फ बात कह दी है तो सिर्फ जांच करने मात्र से कई युवाओं के तो सिर्फ जितने सालों तक आपकी जांच चलेगी उसमें ही वो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा। आप सोचिए कि आपकी जांच उनके लिए कितनी फायदेमंद हुई। तो उस लिहाज से सरकार को सोचना चाहिए। बेरोजगार युवाओं पर सियासी संग्राम की जगह अगर सियासी समाधान सियासत के माध्यम से ही लाने का प्रयास करें तो शायद चीजें बेहतर होंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अहम बातचीत के लिए। इस कार्यक्रम में आज इतना ही।